वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। ये हमारा थर्ड पार्ट है जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ का चल रहा था, जो सीरीज़ हम लोग का, उसका ये थर्ड वीडियो रहेगा। और इसमें हम लोग फिर आगे का टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। ये आपका अपकमिंग कोई भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस हो ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसमें जो भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोग प्लीज़ उसका एक नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आप लोग को रिविज़न में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, तो द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री एंड द क्रिपलिंग ऑफ द रूरल इकोनॉमी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो डिक्लाइन है ना, ये स्टार्ट हो चुका था हम लोग का पोस्ट 1757 when the EIC East India Company established a monopoly over the production of the Bengal artisans. Artisans were forced to supply goods at low prices to the company, which created great hardship for the weavers and other artisans. ठीक है, आर्टिसंस लोग को जो है ना लो प्राइसेस पे कंपनी को बेचना पड़ता था, जिसके कारण जो बहुत सारा मैंने मेहनत और उन लोग को जैसा वो लोग का जो प्रोडक्ट रहता था ना, उस हिसाब से उनको रेट नहीं मिलता था, दाम नहीं मिलता था उसका, जिसके कारण वीवर्स और आर्टिसंस के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। ठीक है, अब इसके पीछे हम लोग क्या क्या फैक्टर्स था डिक्लाइन का, वो हम लोग यहाँ पे फटाफट कवर कर लेते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन, बिहाइंड द डिक्लाइन। ठीक है, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन। तो यहाँ पे ना जो हम लोग का वन वे ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे देखने को मिला था। अब ये वन वे ट्रेड पॉलिसी क्या है, तो ब्रिटिशर्स जो है ना, वो लोग इंडियन मार्केट को ड्यूटी फ्रीली एक्सेस करते थे। ड्यूटी फ्री लगता ही नहीं था उन लोग को, और इसके बदले में क्या होता था ना, जो टैक्सेस वगैरह रहता था वो इंडियन गुड्स पे इतना ज़्यादा लगा दिया जाता था कि यूरोपियन मार्केट में उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो अगर यहाँ से कोई सामान वो लोग 10 रुपये खरीद के लेके जाते थे ना, तो उसको यूरोपियन मार्केट में वो लोग 100 या 1000 रुपये का बेचते थे। बहुत सारा उसमें ड्यूटी चार्जेस लगा के और टैक्सेस वगैरह लगा के ना, सब्सटेंशियल टैक्सेस लगा के वो लोग वहाँ पे हाई रेट पे बेचते थे, जिससे उनको इनकम होता था। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि वन वे ट्रेड पॉलिसी, वन वे ट्रेड पॉलिसी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड फैक्टर में ना हम लोग का जो आर्म्स रहता था ना, उसका यूज़ और पोजेसन प्रोहिबिट कर दिया गया था। जो ब्रिटिश रूल था ना, वो इफेक्टिवली जो हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया था, और जिसके कारण जो है ना आर्म्स, वेपन्स और सील्स जो है ना, वो एक्टिव प्रोहिबिशन पे आ गया था बिकॉज ऑफ देयर यूज़ एंड पोजेशन। क्लियर? तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ एंड पोजेशन, ऑफ यूज़ एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स, ऑफ आर्म्स। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं जो कोर्ट कल्चर था ना, वो डिसअपियर हो चुका था। जो आर्टिसंस थे ना, उनका जो पैट्रन, जो उनका वंशज, जो पूर्वज, वो लोग का जो काम करते थे ना, वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन बन चुका था, जिसके कारण जो कोर्ट का कल्चर था वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहा था। कोर्ट कल्चर क्या हो गया, जो जैसे किसी के अगर जो फैमिली बिजनेस होता है ना, वो फैमिली बिजनेस आस्ते आस्ते ख़त्म होने लगा था बिकॉज ऑफ दी सर्टेन पॉलिसीज़ विच वर इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश। क्लियर? तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए, डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ द कोर्ट कल्चर। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोग का जो भी हिंटरलैंड था, मतलब जो दूर दराज का जो देश, जो जगह था ना, वहाँ से इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होने बहुत ही ज़्यादा होने लगा। अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर जगह है, विलेज है, वहाँ पे कुछ वहाँ का स्पेशल चीज़ बन रहा है। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग का जो इंडियन रेलवेज जो है इतना ज़्यादा उस टाइम मॉडिफाई कर चुका था कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जो है डॉकयार्ड तक ले आके फिर वहाँ से बाहर के देश में, यूरोप या ब्रिटेन वगैरह में ना, वो लोग एक्सपोर्ट करा के फिर वहाँ से सब जो सामान वगैरह ना, उसका एक्सप्लोइटेशन बहुत ही ज़्यादा करने लगे थे। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं दैट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे ये और एक आप लिख सकते हैं कि एंग्लिसिएशन ऑफ इंडियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था।
मतलब क्या हो रहा था यहाँ पे, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थे ना, उनका जो गुड्स है उनको कोई मतलब ख़रीदना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो बाहर से जो ब्रिटेन वगैरह से या फॉरेन से जो आ रहा था ना सामान सब, वो लोग वो सब जो थोड़ा सा क्वालिटी में अगर देखा जाए ना तो अच्छा रहता था एज़ कम्पेयर टू द इंडियन वहाँ का लोकल कल्चर्स के लोकल सामान के हिसाब से। क्लियर। तो यहाँ पे इंडियंस का जो है ना, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट्स। और जो रॉ मटेरियल जो आर्टिसंस खरीदते थे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका था। ठीक है। तो इसलिए जो है क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पे पुअर देखने को मिल रहा था हम लोगों को। फिर यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं दैट आपका ये हो गया, ये हो गया। हाँ। फिर आप इसमें ना सेम पॉइंट में आप इसको ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं दैट जो मशीन मेड गुड्स था ना, उससे कंपटीशन बढ़ गया था आर्टिसंस का। तो कंपटीशन कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। क्लियर। जो ब्रिटिश जो है ना, वो मशीन मेड टेक्सटाइल्स को इतना इंपोर्ट करा के इंडिया में सेल कर रहे थे ना कि, और उसको लोअर प्राइस में सेल कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वहाँ से, क्योंकि जो अगर कोई आर्टिशन या कोई वीवर है ना, वो अगर एक दिन में सपोज़ 5 कपड़ा वो वीव कर रहा है, तो और जो मशीन है ना वो 50 कपड़ा वीव कर देता था। इसलिए वो लोग लार्जर क्वांटिटी में बाहर से सामान को इंपोर्ट कराते थे इंडिया में, और उसको लो प्राइसेस में सेल करते थे ब्रिटिशर्स। क्लियर। अच्छा। तो ये सब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था जिसके कारण जो हम लोग का रूरल इकोनॉमी है ना, वो आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग और एक फैक्टर्स देख लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ना, और उसका जो हम लोग का रूरल इकोनॉमी है, उसका डिक्लाइन हम लोग को यहाँ पे कैसे देखने को मिला था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में मेंशन कर लेते हैं, यहीं पे चलिए, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड द सब्सिक्वेंट क्रिपलिंग ऑफ द रूरल इकोनॉमी। ठीक है। तो इसमें अगर देखें ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या हो रहा था, जो रूरल एरियाज जो था ना, वहाँ का पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। तो रूरल एरिया, क्लियर, पॉवर्टी, एक मिनट, रूरल एरिया पॉवर्टी राइज। क्लियर। जो यहाँ पे ना हम लोग का ऐसे बोल सकते हैं, जो एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था ना सब इंडियंस, उस टाइम इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए थे वो, कि जो पॉवर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, और जो विलेज का इकोनॉमी है वो पूरा बिखर चुका था, टूट चुका था, डिस्टॉर्ट हो चुका था। क्लियर। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वीकली हार्ट्स है ना, उसका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ वीकली हार्ट्स। जो पीजेंट्स और आर्टिसंस है ना, इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे ना, कि उनका जो स्पॉट ट्रांजैक्शन जो हार्ट्स वगैरह से होता था, वो आस्ते आस्ते जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के कारण डिसकंटिन्यू होने लगा। और जो वीकली हार्ट्स है ना, वो भी बहुत ही कम लगता था, क्योंकि वीकली हार्ट्स पे क्या होता था, जो ऑन स्पॉट ट्रांजैक्शन होता था ना उस टाइम का, क्योंकि जैसे सपोज़ कोई अगर लोकल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हर वीक में ना एक डे करके हार्ट लगता था। इस हार्ट में क्या होता था, लोकल जो भी यहाँ के आर्टिसंस या वीवर्स रहते थे ना, वो लोग अपना सामान को ले जाके यहाँ पे सेल करते थे। अब क्योंकि यहाँ पे जो खरीदारी करने वाले लोग आ रहे हैं ना, वो लोग बाहर से जो आया वो गुड्स है उसको कम रेट में खरीद ले रहे थे, तो ये सब हार्ट्स में जो है उतना हम लोग का सेल देखने को नहीं मिलता था, तो आस्ते आस्ते ये हार्ट्स का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है। फिर बोल सकते हैं कि हम लोग का इंटरमीडियरीज जो है ना, ये बढ़ चुका था। तो इंक्रीज इन द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज। अब ये इंटरमीडियरीज का इंक्रीज से क्या कैसे प्रॉब्लम होता था, जो मर्चेंट हो गया, बैंकर्स हो गया, तो उस टाइम ना एक बनिया क्लास जो था ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा राइज कर रहा था वो, और ये लोग क्या करते थे ना, एज अ मिडिल मैन काम करते थे, जिससे कि इकोनॉमिक और जो सोशल जो गैप रहता था ना, उसमें टाई देखने को मिल रहा था इन दी रूरल इकोनॉमी, जिसके कारण जो है हम लोग का जो कॉलोनीज था ब्रिटिशर्स का, उसमें कैश, क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो सब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। क्लियर। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर की तरफ मैक्सिमम जो इंडियंस हैं ना, वो शिफ्ट होने लगे थे। ठीक है। शिफ्टिंग टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी या एग्रीकल्चर।
अब यहाँ पे ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट का इतना ज़्यादा कमी होने लगा था ना, जो आर्टिसंस है ना वो अपना प्रोडक्ट या मैंने जो अपना जो सामान बनाते थे ना उसको छोड़ के वो लोग एग्रीकल्चर को एज अ मेन सोर्स बनाना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण जो हम लोग का डिपेंडेंसी और जो प्रेशर ऑन लैंड है ना वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा था, ठीक है, बढ़ जा रहा था वो। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक रूरलाइजेशन होने होने लगा था। इकोनॉमिक इको वन सेकेंड इकोनॉमिक रूरलाइजेशन, इसमें क्या हो रहा था हम लोग का, जो इकोनॉमी हो गया ना वहाँ पे कोई ऐसा लोकल एंटरप्राइज नहीं रहता था जो रिप्लेस कर सके ट्रेडिशनल मीन्स को ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है। जिसके कारण जो हम लोग का जो रूरल में था ना वहाँ पे जो इकोनॉमी है या जो कोई भी अगर जो इकोनॉमी अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो उससे इकोनॉमी का रूरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो और एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट ट्राइबल्स और स्मॉल पीजेंट्स थे ना उन लोग का जो है डिक्रीज़ होता हुआ, उन लोग का डिमांड डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा था। तो ऐसे लिखिए आप लोग डिक्रीज़ डिक्रीज़ अटक रहा है यार, डिक्रीज़ इन द डिमांड ऑफ decrease in the demand of tribals and small peasants, tribals and small peasants, ठीक है। जो हम लोग का एमएफपी रहता था ना उस टाइम का, उसका डिमांड इतना ज़्यादा कम हो चुका था कि आर्टिसंस जो है ना वो आस्ते आस्ते पूरा बिखरने डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया था ऑफ द ट्राइबल इकोनॉमी, क्लियर। ट्राइबल इकोनॉमी का जो आर्टिसंस रहते थे उनका जो डिमांड है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा था हम लोग को, ठीक है। ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स था, विच फैक्टर्स बोलिए या आपका जो पॉइंट्स रहता है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपका डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को यहाँ पे शो कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स बोले थे कि इट वाज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील, क्लियर। ये आप जो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ये जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। क्या बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स कि वो ब्रिटिश इंट्रूडर थे जो कि इंडियन हैंडलूम को पूरा ही तोड़ दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, एंड जो स्पिनिंग व्हील जो चरखा था ना उस टाइम जो वीव होता था, वीविंग मशीन, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इंग्लैंड है वो इंग्लैंड बिगैन बाई ड्राइविंग द इंडियन कॉटन फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, और इंग्लैंड क्या करता था यूरोपियन मार्केट से कॉटन लेके इट देन इंट्रोड्यूस्ड अ ट्विस्ट इनटू हिंदुस्तान एंड इन द एंड इनंडेटेड द वेरी मदर कंट्री ऑफ द कॉटन विथ कॉटन, ठीक है। और फिर वो जहाँ इंडिया से, क्योंकि रॉ मटेरियल जो कॉटन है ना वो इंडिया से एक्सपोर्ट कराते थे ब्रिटिश, और बाहर में ले जाके उसको वीव करा के फिर उसी को हायर रेट में यहाँ पे आके सेल करते थे, ठीक है। तो कॉटन के बदले कॉटन जो है ना वो हम लोग का हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। फिर यहाँ पे द डिके ऑफ डक्का, सूरत, मुर्शिदाबाद एंड मेनी अदर फ्लरिशिंग टाउन बियर्स टेस्टिमनी टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस था ना जहाँ पे हम लोग का हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मैंने अच्छा था यहाँ पे, जैसे सूरत, अभी भी सुने होंगे सूरत, मुर्शिदाबाद, फिर जो डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है ना अभी वहाँ पे कॉटन बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में और क्वालिटी का उगता है। तो ये सब जो आस्ते आस्ते हम लोग का ख़त्म होना शुरू हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ना क्या क्या मोटिव था इसका ब्रिटिशर्स का, जिसके कारण हम लोग का यहाँ पे जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मोटिव्स, ठीक है, मोटिव्स बिहाइंड सिस्टमिक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लियर, मोटिव्स बिहाइंड सिस्टमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स के लिए ना यहाँ पे मार्केट बन चुका था, ठीक है, मार्केट्स फॉर ब्रिटिश रूल, क्लियर। यहाँ पे क्या था हम लोग का, तो जो ब्रिटिश का जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है ना वो इंडियन मार्केट में हायर प्राइसेस में सेल करने का बहुत ही अच्छा मार्केट बन चुका था।
तो इसलिए हम लोग का जो है ना इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो गया था, और ये मेन मोटिव था हम लोग का ब्रिटिशर्स का। क्लियर। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था ना, रॉ मटेरियल को इंडिया से है बहुत ही चीप रेट में उठाया जा रहा था, और उसको फिर ब्रिटिशर्स लोग जो है ना उसको फॉरेन लैंड पे जाके बहुत ही हाई रेट में उसको बेचते थे। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप और एक फैक्टर बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ना ब्रिटेन में, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो ऐसे लिखिए, फ्लरिश नहीं, फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग इंडस्ट्रियल, फैसिलिटेटिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब इंडिया को जो है ना एज अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल को ना वो रिड्यूस करने के लिए जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है वो हम लोग का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे, जिसके कारण जो यहाँ से एक्सपोर्ट कराना कम कर सके, और जो बाहर में यूरोपियन स्टेट्स में जो इंडस्ट्रीज है ना उसको फ्लरिश अच्छे से किया जा सके। तो ये हम लोग का मेन मोटिव था बिहाइंड द सिस्टमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, मोटिव हो गया हम लोग का। अब देखते हैं कि ये सब मोटिव को अटेंड करने के लिए ना, गेन करने के लिए क्या क्या इवेंट्स हो रहा था उस टाइम। ठीक है, तो इवेंट्स लीडिंग टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर। क्या क्या इवेंट्स था हम लोग का, तो यहाँ पे तो सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखने को मिला था यहाँ पे, या इससे पहले चार्टर एक्ट्स के पहले हम लोग का एक तो कैलिको एक्ट आया था। ठीक है, वो पहले मेंशन कर लीजिए। कैलिको एक्ट कब आया था ये, तो 1720 में आया था। क्लियर। इसमें क्या बोला गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो जितना भी प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स है, ठीक है, उसको बैन कर दिया था इंग्लैंड में। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स वर बैंड। क्लियर। इन इंग्लैंड। ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ था, जब हम लोग का चार्टर एक्ट 1813 आया था ना, इसका जितना भी मशीन मेड जो इम्पोर्ट्स जो रहता था ना वो चीप हो चुका था, और जो मशीन मेड जो क्लोथ्स रहता था ना, कपड़ा रहता था, वो इंडियन मार्केट में बहुत ही मतलब ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे पहुँच चुका था, जिसके कारण जो इंडियन गुड्स है ना, जो हाथ से वीव किया जाता था इंडियन इंडियन क्लोथ्स, उसका जो है डिमांड कम हो चुका था, क्योंकि आपको सस्ता रेट में जो है थोड़ा सा अच्छा मतलब क्वालिटी, या अगर एज़ कंपेयर किया जाए ना हाथ से जो वीव किया जाता था और जो मशीन वीव किया हुआ जो हम लोग का क्लोथ्स रहता था ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता था, और जो मशीन वाला रहता था बहुत ही मैंने फाइन क्लोथ्स वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इसलिए जो यहाँ पे हम लोग का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट चीप एंड मशीन मेड, ठीक है, चीप एंड मशीन मेड imports flooded the Indian market, इंडियन मार्केट। क्लियर। फिर बोल सकते हैं हम लोग का जो इंडियन एक्सपोर्ट था ना वो हम लोग का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, तो डिक्लाइन इन इंडियन एक्सपोर्ट्स। इसमें क्या हो रहा था हम लोग का 1820 के बाद ना जो भी यूरोपियन मार्केट था वो वर्चुअली क्लोज हो चुका था फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, 1820 के बाद क्लियर। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था ना वो आस्ते आस्ते डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, आफ्टर 1820 द डिक्लाइन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स वॉज सीन। क्लियर। अच्छा, इसका लास्ट में हम लोग का बोल सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो हम लोग, या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग का बन चुका था। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इससे हम लोग का क्या फ़ायदा हो रहा था, तो जो रेल नेटवर्क्स है ना वो 1855 के बाद, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1855 के बाद क्या हुआ था, ये 5, हाँ 1855 के बाद, और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज established। अब इसके कारण क्या हो रहा था, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ हम लोग का बाहर से इंपोर्ट्स आ रहा था ना ऑफ दी मशीन मेड क्लोथ्स, वो है छोटा छोटा पार्ट्स में भी है ना, बहुत ही आसानी से जो ब्रिटिशर्स है उसको पहुंचा पा रहे थे, और जिसके कारण जो एकदम स्मॉलेस्ट एरिया जो है ना उसको भी ब्रिटिशर्स जो है अपने प्रोडक्ट से वो कैप्चर कर चुके थे उस टाइम तक। इसके कारण जो हम लोग का इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा था। क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रीजंस था हम लोग का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का। तो यहाँ पे आप लोग पहले ही तो ये मेंशन कीजिए हम लोग, अच्छा रीज़न शायद हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, एक मिनट, हाँ रीजंस हो चुका है हम लोग का ये। क्लियर। अच्छा इसके बाद हम लोग देख लें कि इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिला था ना, सबसे पहले तो हम लोग का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है ना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गिर चुका था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था। आप लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था, एक इम्बैलेंस हम लोग क्रिएट हो चुका था इन दी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसके कारण जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेट है ना बहुत ही ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था और अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दी हम लोग का इम्बैलेंस के कारण। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि विलेज इकोनॉमी डिस्टॉर्ट हो चुका था, डिस्टॉर्टेड विलेज इकोनॉमी। इसमें क्या, जो ब्रिटिश है ना वो जो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट का जो ब्लेंड है ना उसको ख़त्म कर चुके थे, और जो इंटरनल बैलेंस था हम लोग का विलेज इकोनॉमी में वो पूरा ख़त्म हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जो फार्मर्स रहते थे वो दिन में तो अपना फार्मिंग का काम किए, और फिर रात में आके थोड़ा बहुत जो उनके पास जो टैलेंट रहता था, या जो आप समझ लीजिए उनके पास जो क्या बोलते हैं उसको, टैलेंट जो था ना उसको वो हैंडीक्राफ्ट में यूज़ करते थे। ठीक। तो अब वो आस्ते आस्ते हम लोग को ख़त्म होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का मार्केट तो पूरा ही ख़त्म हो चुका था। तो अब जो फार्मर्स थे ना वो सिर्फ अपना फार्मिंग पे ही ध्यान देते थे। ठीक है, जिसके कारण जो विलेज इकोनॉमी है वो पूरा डिस्टॉर्ट हो चुका था। अच्छा इसके बाद आप थर्ड पॉइंट में बोल सकते हैं कि हम लोग का पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स जो है ना वो स्टिमुलेट होना शुरू हो गया था। तो स्टिमुलेशन ऑफ पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, हम लोग का जो इतना सारा हम लोग को प्रॉब्लम्स इंडियंस फेस कर चुके थे ना बिकॉज ऑफ दी ये हम लोग का ब्रिटिश का जो भी पॉलिसीज़ था उसके कारण। तो जो पीपल्स थे, लोकल्स थे ना, उनके बीच में हम लोग का मॉडरेट बोलिए, एक्सट्रीमिस्ट बोलिए, जो गांधीयन एरा के जो पीपल जो थे ना उस टाइम, उनके बीच में मैंने ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग का जो पैट्रियोटिक सेंटीमेंट है ना वो आ चुका था, जिसके कारण जो वो लोग रिवॉल्ट वगैरह पे अब उतर चुके थे। क्लियर। तो ये हम लोग का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट का ये पॉइंट है। फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि डी अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा था, डी अर्बनाइजेशन। बहुत सारा ये जो हम लोग का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसके कारण जो हम लोग अब, क्योंकि उतना जॉब बचा नहीं। क्लियर। सब क्या थे, मतलब उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम हो चुका था, जिसके कारण जो अर्निंग है वो ख़त्म हो गया था। तो जो बहुत सारा जो टाउन्स था ना वो आस्ते आस्ते ख़त्म होता हुआ यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था। क्लियर। ये मैंने बहुत ही एक सीवियर इम्पैक्ट था हम लोग का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। क्लियर। फिर आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो पीजेंट्स का प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था आफ्टर दिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, इसमें ना हम लोग का
एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हम लोग को देखने को मिला था, जिसके कारण जो हम लोग का लैंड होल्डिंग्स है वो कम हो, मैंने बहुत ही छोटा हो चुका था। क्लियर, सब डिवीज़न उसमें बहुत सारा देखने को मिल रहा था। फिर एक जो लैंड है ना, वो उस पर इतना ज़्यादा ओवर कल्टिवेशन हो जा रहा था, जिसके कारण जो लैंड का जो सॉइल रहता था ना, वो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो जाता था और इन्फीरियर क्वालिटी का हो जाता था। हम लोग को सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी देखने को मिला था, बिकॉज जो पीजेंट्स है ना, वो सब कुछ अपना इधर उधर का काम छोड़ के सब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और जो कैपिटल रिसोर्स है हम लोग का लैंड को इम्प्रूव करने के लिए ना, उसका भी शॉर्टेज देखने को मिल रहा था, जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हो गया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गया। ठीक है, फिर हम लोग का पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो क्रॉप्स के ऊपर जो पेस्ट रहता है ना, उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड जो यूज़ किया जाता है, उसका भी शॉर्टेज हम लोग को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये सब हम लोग का मेन इम्पैक्ट था ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हुआ। अच्छा, इसमें ना और एक चीज़ देख लीजिए हम लोग का, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिफरेंशियल इम्पैक्ट अगर बोला जाए ना, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं। फॉरमाइन से पहले आप एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम लोग कि ऐसे लिखिए आप लोग, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिल रहा था, जो प्रोटेक्शन है वो हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा था बाय द एब्सेंस ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन एट द विलेज लेवल। क्लियर, इन मैनी एरियाज। क्लियर, और हम लोग को जो कुछ क्राफ्ट्स था ना, उसको भी एक फोर्स्ड कंटिन्यूएशन कराया जा रहा था, कि ये ज़बरदस्ती का उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। क्यों? और हालांकि ना उसमें कोई मैंने ऐसा कोई प्रॉफिट, कोई पीजेंट्स जो है या कोई आर्टिशन है ना, प्रॉफिट उससे नहीं कमा रहे थे, लेकिन एक उसमें फोर्स्ड कंटिन्यूएशन हम लोग को देखने को मिल रहा था, बिकॉज ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा कम था। तो कुछ कुछ जो पीपल इंडियन सिटीजन्स थे ना, वो लोग सोचते थे कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करें, जो उसके कारण वो लोग जो चीज़ नहीं बिक्री हो रहा था ना, उसको भी वो लोग फोर्स्ड कंटिन्यूएशन कर रहे थे उस चीज़ का। ठीक है, और इसमें आप ये भी बोल सकते हैं, जो इम्पोर्टेड गुड्स है वो स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट, कुछ कुछ ऐसा था ना कि इम्पोर्टेड गुड्स जो है उसको वो क्या बोलते टक्कर उसका नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स का भी फेलियर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था, और वो लोग जो स्पेसिफिक वैरायटीज ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट है ना, उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट था फॉर द इम्पैक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर, अच्छा, अब हम लोग आते हैं फमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया में। क्लियर, तो फमाइन का सिचुएशन क्या था, देखिए, फमाइन इज अ सिचुएशन वेर इन मेनी पीपल डू नॉट गेट फूड टू ईट एंड डाई फ्रॉम हंगर एंड डिजीज़। ठीक है, भूखमरी जो होता है ना, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था, या सूखा पड़ जाता है। क्लियर, तो फमाइन ऑकर्ड नियरली 33 टाइम्स ड्यूरिंग द होल ब्रिटिश पीरियड। क्लियर, 33 टाइम्स जो है नियरली ये फमाइन देखने को मिला था। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फमाइन वॉज द बंगाल फमाइन ऑफ 1943। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या क्या रीजन्स रहता है हम लोग का ये फमाइन का, तो हम लोग रीजन्स यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे इम्पैक्ट है, पहले तो रीजन्स देख लेते हैं हम लोग। रीजन्स, क्लियर, फॉर द occurrence of famines। clear, what were the reasons for the occurrence of famines? तो सबसे पहला तो जो आर्मी है ना, उनको फीड करने के लिए वहाँ पे सही माने जो फूड ग्रेन्स है ना, वो मैक्सिमम ऑफ द फूड ग्रेन्स है वो आर्मी के लिए चला जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो सोल्जर्स जो फाइट कर रहे थे ना, वॉर्स वगैरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो उनके लिए जो यहाँ से ग्रेन्स जो है बहुत ही ह्यूज अमाउंट में बाहर के लिए एक्सपोर्ट कराया जा रहा था। क्लियर, तो यहाँ पे आप लिखिए फीडिंग आर्मीज, फीडिंग आर्मीज। क्लियर, अच्छा, इसके बाद बोल सकते हैं कि हम लोग का जो पोवर्टी था ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पैसा रहेगा नहीं तो कोई भी फूड ग्रेन्स खरीद नहीं पाएगा, जिसके कारण हम लोग का फमाइंस देखने को मिलेगा। क्लियर, तो पोवर्टी भी एक हम लोग का रीज़न था। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में ना इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, सबको निगलेक्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल ठीक है, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट।
इसमें क्या होता है, जैसे फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है ना वो नेगेटिवली इम्पैक्ट था बाय दी पुअर मैंने रेनफॉल से, जो कि बहुत कम देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा और उस टाइम ना ऐसा कोई इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं था उस टाइम के लिए, जिसके कारण जो फूड ग्रेन्स का जो है ना शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा था, क्योंकि रेनफॉल भी पुअर होता था उस टाइम और इरिगेशन का भी कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं था। ठीक है, तो जो हम लोग का एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने बहुत ही कम एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट किया जाता था उस टाइम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप और एक पॉइंट बोल सकते हैं कि हम लोग का जो इंडियन ट्रेड है ना उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो चुका था। तो इन दी चेंजेस इन दी composition of India's trade। क्लियर। अब इंडिया का जो ट्रेड है ना उसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो चुका था, जिसके कारण फूड स्कार्सिटी बढ़ चुका था हम लोग का इंडिया में। उसके बाद आप आ जाइए कि एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होने लगा। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो फार्मर्स थे ना वो फूड ग्रेन्स छोड़ के जो है ना कैश क्रॉप्स उगा रहे थे। क्लियर। फूड क्रॉप छोड़ के वो लोग कैश क्रॉप उगा रहे थे, जिसके कारण जो है ग्रो कर रहे थे, जिसके कारण उन लोग को जो है इनकम थोड़ा अच्छा होता था, और इसलिए हम लोग का जो फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप ये हो गया कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, एक्सपोर्टिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जो भी फूड ग्रेन्स ये लोग ग्रो कर रहे थे ना उसमें से मैक्सिमम ऑफ दी फूड ग्रेन्स को जो है ना वो एक्सपोर्ट कर लिया जा रहा था, जिसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो लोग जो फूड ग्रेन्स है अपने नेटिव कंट्री जो इंग्लैंड है और अलग अलग जगह जो है ना वहाँ पे एक्सपोर्ट कराए थे, जिसके कारण हम लोग का इंडिया में शॉर्टेज देखने को मिल रहा था। ठीक है। जैसे हम लोग कुछ रीजन्स था फॉर द ऑकरेंस ऑफ फमाइंस। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इस फमाइन के कारण क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था इंडिया पे ना, हम लोग इम्पैक्ट एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि फमाइन के कारण ना होमलेस वुमेन एंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन। ठीक। यहाँ पे जो ना मेन जो है अपना ज़मीन वगैरह बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको अब खाना के लिए तो कुछ भी करेगा कोई भी आदमी, तो अपना जो जगह है वो बेचना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण हम लोग का जो है और मैंने जगह बेच के वो लोग आर्मी ज्वाइन कर लेते, क्योंकि उस टाइम आर्मी को जो सैलरीज वगैरह जो है ना थोड़ा ढंग का मिलता था, तो वो लोग जो अपना जगह बेच के आर्मी ज्वाइन कर लेते थे। अब जगह रहेगा नहीं, तो जिसके कारण जो हम लोग का वुमेंस और लेडीज़ है ना जो घर पे रह जाते थे उन लोग के पास मतलब वो लोग होमलेस हो जाते थे। क्लियर। और जो मेन रहता था वो लोग को तो आर्मी के काम के लिए इधर उधर मैंने डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता था, तो यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ वुमेन और बच्चों को ना यहाँ पे होमलेस देखने को मिला था। तो ये हम लोग का पहला इम्पैक्ट था ऑफ द फमाइन। फिर आप बोल सकते हैं कि हम लोग का इन्फेक्शन का आउटब्रेक बहुत ही ज़्यादा होने लगा। आउटब्रेक ऑफ द इन्फेक्शंस क्लियर। और अनहाइजीनिक कंडीशन। फमाइस के कारण ना बहुत सारा सैनिटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा था, जिसके कारण और जो हाइजीन प्रैक्टिसेस है वो भी फॉलो नहीं कर पा रहा था कोई, जिसके कारण बहुत सारा जो इन्फेक्शन है, ठीक है, जो डेंजरस इन्फेक्शन है ना वो भी यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा था। आउटब्रेक वहाँ पे इन्फेक्शन का देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ द फमाइन। ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टैगनेंट हो चुका था। स्टैगनेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक। अब यहाँ पे ना मास मोर्टेलिटी के कारण हम लोग का यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ में स्टैग्नेशन देखने को मिला था। ठीक। मास मोर्टेलिटी हो रहा था। ठीक। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं दैट क्लोथ फमाइन भी देखने को मिला था। क्लोथ फमाइन। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश आर्मी है ना वो नियरली ऑलमोस्ट जितना भी टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता था इंडिया में उसको कंज्यूम कर ले रहे थे। मतलब कंज्यूम मतलब क्या, वो लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे थे बाहर की तरफ या खुद यूज़ कर रहे थे, जिसके कारण हम लोग का क्लीन क्लोथिंग जो है ना
और जो हम लोग का जो बहुत जगह तो हम लोग का विदाउट क्लोथ भी हम लोग को यहाँ पे पीपल्स इंडियन सिटीजन्स देखने को मिलते थे, ठीक है। और यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ क्लीन क्लोथ्स हम लोग को देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ द फेमाइंस। क्लियर, ये सब इम्पैक्ट है हम लोग का। और आप इसमें ये मेंशन कीजिए कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। क्लियर, इंडियन सोसाइटी का भी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ द मास माइग्रेशन, ओवर क्राउडिंग, एक ही जगह में बहुत ही आदमी लोग आके वहाँ पे रहना शुरू कर दिए थे। फिर जो लास्ट ग्रेन के लिए फाइट वगैरह कन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिलता था। क्लियर, मैंने अन्न के लिए जो ना फूड ग्रेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा झगड़ा झमेला उस टाइम होता था। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग को हैम्पर होता हुआ दिख रहा था। क्लियर, और यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं दैट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना ऑफ वुमेन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। क्लियर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन में क्या हो रहा था ना, यहाँ पे हम लोग का जो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स है ना, वो हम लोग का प्रोस्टिट्यूशन जो लाइन है ना, उसमें ये फोर्स होके वो लोग को वहाँ पे एंटर करना पड़ रहा था। क्लियर, तो यहाँ पे वुमेन्स का जो एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा था और वो इंक्रीज हो चुका था बहुत ही ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस फमाइंस। क्लियर, तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट कुछ इम्पैक्ट्स था, क्लियर, जो हम लोग डिस्कस किए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर, अब यहाँ पे रेलवे, टेलीग्राफ पोल्स, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए, अंडर द कॉलोनियल डिज़ाइन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पोस्ट्स एंड telegraphs developed. The real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve various colonial interests. क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। अब इसमें डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था ना अंडर ब्रिटिश रूल, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ आइए, सबसे पहला अपना क्या है, रेलवेज। ठीक है, रेलवेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेलवेज, इसमें ना क्या हुआ था, देखिए, जो पीपल्स थे ना, अब लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल था ना, उसको आराम से कर पा रहे थे इसको, और इसके कारण जो जियोग्राफिकल और जो कल्चरल बैरियर्स था ना, वो ख़त्म हो चुका था इंडियंस के बीच में। ठीक है, और इसके कारण जो हम लोग कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी देखने को मिल रहा था, जो कि एडवर्सली अफेक्ट था हम लोग का बिकॉज ऑफ द सेल्फ सफिशियंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। क्लियर, तो ये रेलवेज़ का हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग का जो यहाँ पे रोड्स का डेवलपमेंट से क्या फ़ायदा हुआ था, रोड्स में क्या हो रहा था, जो मेन जो हम लोग का आर्मी का मोबिलाइजेशन हम लोग को इंडिया के अंदर में देखना मैंने जो होता था ना, वो बिकॉज ऑफ दिस रोड का ही इसके कारण हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हो रहा था। ठीक है, डेवलप्ड रोड्स के कारण हो रहा था अच्छे से, और इसके कारण जितना भी रॉ मटेरियल से जो कंट्री साइड से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना होता था ना, या पोर्ट तक पहुंचाना हो रहा है, तो वो हम लोग का थ्रू दीज रोड्स ही वो ट्रैवल करता था। क्लियर, अच्छा, इसके बाद पोर्ट्स का डेवलपमेंट में हम लोग का पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था। तो कोई भी रॉ मटेरियल का अगर एक्सपोर्ट कराना है या फिनिश्ड गुड का अगर इंपोर्ट कराना है ना ब्रिटेन से, तो वो हम लोग का थ्रू पोर्ट्स होता था। क्लियर, फिर आज ये पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो था हम लोग का, ये एज मैंने पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होता था, लेकिन इसका ऐसा कोई इनएडिक्वेट मतलब यूजेस या जो प्रॉपर यूज़ होता है ना हम लोग का, उस टाइम यूज़ नहीं होता था, बट ये सिर्फ हम लोग का पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होता था। क्लियर, अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग का इनलैंड वाटरवेज। इसमें क्या होता था, जो हम लोग का मेन अनइकोनॉमिकल जो केसेस वगैरह होता था ना, जो हम लोग कोस्टल कैनल जो है उड़ीसा कोस्ट का, तो वहाँ से हम लोग का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में जो है ना माल जो आर्टिकल्स रहता था, जो प्रोडक्ट रहता था, उसको वो ट्रांसपोर्ट करवाता था। क्लियर, अच्छा, फिर हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स, ये जो मेन हम लोग का जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मतलब इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा हम लोग का जो है ना एडवांसमेंट देखने को मिला था, और एक जगह से दूसरी जगह तक जो कोई भी मैसेज अगर पहुंचाना होता था, थ्रू हम लोग का टेलीग्राफ पहुंचाया जाता था। और जो मेन हम लोग का लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का जो मेन पर्पस था हम लोग का, थ्रू इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ही वो कंप्लीट हुआ था। क्लियर, और इसके कारण जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। क्लियर,
तो ये सब हम लोग का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था जो कि हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर आया था, और ये इंडिया के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना कैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया था। क्लियर। तो सबसे पहला तो हम लोग का क्या हुआ था, यहाँ पे जो रियल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल है ना वो हम लोग का एक्सपोज होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो एक्सपोजर ऑफ रियल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था, हम लोग का जो कनेक्टिविटी जितना ज़्यादा मैंने इम्प्रूव हो चुका था ना, तो पीपल्स जो थे उनको आसानी से कोई भी चीज़, अगर ब्रिटिश का कोई भी रूल है ना, तो वो फिगर आउट कर पा रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जो है ना न्यूज़ वगैरह पहुंचा के, या खुद ट्रैवल करके जो है ना आसानी से वो लोग वहाँ पे अब अच्छे से जो है इन्वेस्टिगेशन करके फिर जो एक्चुअल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल था ना उसको आसानी से वो एक्सपोज कर पा रहे थे। क्लियर, थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम लोग का फिर इजी टारगेट बन गया था फॉर रिवोल्यूशनरीज, तो प्रोवाइडेड, क्लियर, प्रोवाइडेड इजी टारगेट फॉर रेवोल्यूशनरीज। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था, जैसे एंटी ब्रिटिश सैबोटाज देखने को मिला था ना, जो ट्रेन्स जो है वो बहुत ही मेन एक बोला जाता है कि मोस्ट सिंबॉलिक एज वेल एज प्रैक्टिकल रिसोर्स बन चुका था, जिसके कारण जो हम लोग का एंटी ब्रिटिश सैबोटाज जो है देखने को हम लोग को मिलता था। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो रिवोल्यूशनरीज है ना वो आसानी से ट्रैवल कर लेते थे, और ब्रिटिशर्स को जो है अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था इनको पकड़ने में या इनको लोकेट करने में। क्लियर। फिर बोल सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो है ना जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स ख़त्म हो चुका था, तो एंड ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। अब जो रेलवे है ना, ये मेन जो पीपल्स का मूवमेंट था क्रॉस द कंट्रीज, उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था ना कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में पीपल जो है आसानी से मूव कर पा रहे थे, और इसके कारण जो जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स है वो ख़त्म हो गया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम लोग का नेशनल लीडर्स जो है ना वो कनेक्ट हो चुके थे, तो कनेक्टेड नेचुरल नेचुरल बोलना सॉरी नेशनल कनेक्टेड नेशनल लीडर्स। क्लियर। इसमें जो एडुकेटेड नेशनलिस्ट थे ना वो वेरियस रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में आसानी से मूव कर पा रहे थे और कम्युनिकेट कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हो गया या रोड्स हो गया। क्लियर। एक दूसरे से और इम्प्रूव्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था, और इसके कारण ना जितना भी इश्यूज़ रहता था, जो मेन इश्यूज़ रहता था ना उसको वो आसानी से एड्रेस करके ना प्रॉपर जो फॉरेन कंट्रोल का क्या क्या वो लोग हम लोग के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हम लोग उनके कारण इम्पैक्ट हो रहा है हम लोग के ऊपर, और जो आइडियाज़ है ना ये सब वो आसानी से एक्सचेंज कर पा रहे थे। ठीक है, अमंग देमसेल्व्स जो नेशनल लीडर्स हैं ना एक दूसरे के बीच में ऐसे ये अपना कम्युनिकेट करके आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे थे। ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं जो यूनिटी था ना वो इंक्रीज़ हो चुका था, यूनिटी अमंग मासेस या डिफरेंट कम्युनिटीज़। ठीक है। तो जो रेलवे स्टेशन है ना वो एक साइट बन चुका था फॉर मास नेशनलिज्म, जहाँ पे सब पीपल लोग जो गैदर होके ना वहाँ पे एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते थे कि क्या क्या हम लोग का प्रॉब्लम्स है। तो इसमें डिफरेंट कम्युनिटी जो है एक साथ बैठ के जो है ना डिस्कशन करते थे, जो कि एक रेलवे स्टेशन वो मैंने चर्चा का एक प्लेस बन चुका था वो। क्लियर। तो मास नेशनलिज्म के लिए वहाँ पे बहुत जन इकट्ठा होते थे, और जो हम लोग का सेक्युलर पर्पस हो गया जैसे कि महात्मा गांधी का जो है ना, महात्मा गांधी वहाँ पे बैठ के जो यूनिटी स्ट्रेंथ करते थे अमंग दी मासेस। क्लियर। तो ये सब हम लोग का जो है ना कुछ पॉइंट्स था जिस मैंने जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इंक्रीज़ करने में हेल्प किया था। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आइए अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट। हाँ आइए, अब हम लोग का एडुकेशन जो है ना कैसे डेवलप हुआ था अंडर द ब्रिटिश। क्या डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन अंडर ब्रिटिश। तो मॉडर्न एडुकेशन बिगैन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। इन द प्री ब्रिटिश एरा द इंडियन एडुकेशनल सिस्टम फंक्शंस फ्रॉम द गुरुकुल्स and the madrasas. Development of education under British differ
प्री 1835 एंड पोस्ट 1835। 1835 के पहले पूरा ही मैंने अलग डेवलपमेंट होता था एजुकेशन का, और 1835 के बाद ना पूरा ही हम लोग को डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम देखने को मिल रहा था। क्लियर। अब क्या क्या इसमें मेजर्स लिया गया था बिटवीन 1764 एंड 1835, वो हम लोग देख लेते हैं। अरे यार माउस का ये, हाँ, तो आज ही यहाँ पे मेजर्स टेकन बिटवीन 1764 एंड हम लोग का 1835। ये क्या क्या मेजर्स लिया गया था? तो सबसे पहला ना इसमें जो ब्रिटिश इस टाइम में थे ना, ब्रिटिशर्स, वो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस को लर्न करने का ट्राई कर रहे थे। क्लियर। और जो डाइवर्स कल्चर था उसको सही से समझ रहे थे, ताकि वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में ना कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इससे पहले ना मतलब इस दौरान में हम लोग का क्या क्या चीज़ देखने को मिला था? तो सबसे पहला हम लोग का कैलकाटा मदरसा 1770 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखिए कि कैलकाटा मदरसा इन 1770। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था हम लोग का? वॉरेन हेस्टिंग है ना, वो कैलकाटा मदरसा स्टार्ट कर चुके थे, इस्टेब्लिश कर दिए थे इन 1770 टू स्टडी इस्लामिक लॉ। क्लियर। जो कि हम लोग का उर्दू या पर्शियन में लिखा हुआ रहता था। क्लियर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर। वॉरेन हेस्टिंग्स established कैलकाटा मदरसा ये इन 1770 टू स्टडी इस्लामिक लॉ, टू स्टडी इस्लामिक लॉ। क्लियर। अच्छा, इसके बाद कलकत्ता मदरसा के बाद हम लोग क्या देखने को मिला था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्लियर। इन 1784, इन 1784। क्लियर। इसमें क्या था ना, तो विलियम जोन्स जो था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में ये इस्टेब्लिश किया था, और इसके थ्रू ना वो इंडियन कल्चर्स जो है या इंडियन हिस्ट्री जो है ना उसको वो समझने की कोशिश कर रहा था। क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट विलियम जोन्स established this to understand Indian culture and history, Indian culture and history। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि संस्कृत कॉलेज हम लोग का 1791 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर। तो संस्कृत कॉलेज इन 1791। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ था ना, हम लोग का जो जोनाथन डंकन करके एक आदमी था, वो हम लोग का संस्कृत कॉलेज 1791 में इस्टेब्लिश करता है टू स्टडी हिंदू लॉ। क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे नाम मेंशन कर लीजिए दैट जोनाथन डंकन established this to study हिंदू लॉ। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए 4 नंबर में। ठीक है। 4 नंबर में आप बोल सकते हैं कि हम लोग का चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था। इसमें क्या हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1839 बोल 1813, हाँ 1813। इसमें क्या होता है ना, 1 लाख रुपी एलोकेट किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्लियर। तो 1 लाख रुपी was allocated for the promotion of Indian education system, Indian education system। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का हिंदू कॉलेज 1817 में स्टार्ट हुआ था। हिंदू
कॉलेज, क्लियर, इन 1817। और हिंदू कॉलेज कौन स्टैब्लिश किया था, नाम पता होगा आप लोग को, राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में बताया हुआ है, राजा राम मोहन रॉय, क्लियर, एंड डेविड हेयर, क्लियर। ये इस्टेब्लिश करते हैं ये हिंदू कॉलेज इन 1817, क्लियर। तो ये सब हम लोग का कुछ मेजर्स था जो कि 1764 से 1835 के बीच में लिया गया था, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ मेजर्स जो है 1835 से 1947 तक ना क्या क्या मेजर्स लिया गया था, वो हम लोग यहाँ पे फटाफट कवर करते हैं। तो मेजर्स टेकन बिटवीन 1835 एंड 1947, क्लियर। तो इसमें सबसे पहला हम लोग का आता है ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, इसमें देखने को मिला था सबसे पहला, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग नंबर 1 में मेंशन कीजिए ओरिएंटल, क्लियर, एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, क्लियर। इसमें क्या देखने को मिल रहा था, इसमें क्या हुआ था ना, तो एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को हम लोग को मिला था बिटवीन दी ओपिनियंस ऑफ ईस्ट, मैंने ये ओपिनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना उसको वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए या इंडियन एजुकेशन को, क्लियर। और डिबेट भी बहुत जगह हो रहा था ये कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो क्या होगा, बिटवीन इंग्लिश होगा या इंडियन लैंग्वेज होगा, जिसके कारण बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उस कंट्रोवर्सी को हम लोग का ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी बोला जाता है, क्लियर। तो आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं दैट conflict of opinion was seen between the promotion of western education। ये जो ना हम लोग का वन ऑफ द बोला जाता है कि इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मैंने एजुकेशन इंग्लिश एडुकेशन के लिए ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्पैच था, और इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एडुकेशन, क्लियर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं AKA ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एडुकेशन, क्लियर। अच्छा, इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया गया था वो हम लोग फटाफट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। रिकमेंडेशंस, अब क्योंकि इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा तो इसको थोड़ा सा डीपली हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो इसमें ना मास एडुकेशन के लिए बोला गया था, ठीक है, मास एडुकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें बोला गया था कि ऐसे लिखिए ग्रांट इन एड, ठीक है, ग्रांट इन एड। कितना ग्रांट इसमें देने का बोला गया था, तो बोला गया था कि जो एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना उसको प्रमोट करने के लिए कुछ ग्रांट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि और बोला गया था इसमें कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लियर। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया था ना, वुड्स जो है वो एडवोकेट कर रहा था फॉर द यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज इन एलिमेंट्री स्कूल्स, क्लियर, और एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हायर स्कूल्स में, और इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ टीचिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, क्लियर। मतलब कि स्टार्टिंग में जो हम लोग का ये क्या बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स है ना वहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ होगा, फिर एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज हाई स्कूल्स में यूज़ होगा, और कॉलेज वगैरह में ना इंग्लिश मीडियम में टीचिंग्स वगैरह किया जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। फिर बोल सकते हैं कि और क्या रिकमेंडेशन था इसमें, तो टीचर ट्रेनिंग के लिए रिकमेंडेशन था, टीचर ट्रेनिंग, क्लियर। जो वुड्स डिस्पैच है ना वो ये सजेस्ट किया था कि एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए हर एक प्रोविंस में, हर एक जगह में, जिसके कारण जो टीचर जो है ना वो एक मैंने टीचर्स के लिए एक स्पेशल स्कूल रहेगा जिसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, जो भी हम लोग का प्रैक्टिकल चीज़ है ना वो सबका वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था, दिया जाएगा टीचर्स को, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम लोग का
क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया था, क्रिएशन, ठीक है, ऑफ यूनिवर्सिटीज़। क्लियर। यूनिवर्सिटीज़ का क्रिएशन के लिए यहाँ पे बोला गया था, जो डिस्पैच है वो एडवोकेट किया था फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन 3 प्रेसिडेंसीज। कहाँ कहाँ हम लोग का, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का 6 में आप बोल सकते हैं कि हम लोग का नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स, ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स। ठीक है। इस डिस्पैच में ये बोला गया था, जो ग्रेडेड स्कूल्स है ना, उसका एक नेटवर्क पूरा ऑल अक्रॉस दी कंट्री में ना उसको प्रमोट कराया जाएगा, जिसके कारण जो सेम टाइप ऑफ एजुकेशन या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो देखने को हम लोग को मिले हर एक पार्ट्स में। क्लियर। उसके बाद आप बोल सकते हो और एक हम लोग का इंपॉर्टेंट है इसमें कि वुमेन एजुकेशन पे भी इसका, वुमेन्स एजुकेशन, उस पर भी रिकमेंडेशन दिया हुआ था ऑफ दी चार्ल्स डिस्पैच, वुड डिस्पैच में। ठीक है। तो ये सब हम लोग का तो रिकमेंडेशंस हो गया। अब ये चार्ल्स वुड डिस्पैच के कारण ना क्या क्या इम्पैक्ट्स हम लोग को देखने को मिला था, तो इम्पैक्ट्स पे हम लोग फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। इम्पैक्ट्स में हम लोग का बोला जाए तो इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना वो हर एक प्रोविंस में सेटअप हो चुका था। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट सेटअप ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट इन ईच प्रोविंस। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम लोग का एजुकेशन फॉर वुमेन के लिए ना हम लोग का बेथुन कॉलेज स्टार्ट किया गया था बाई JED बेथुन टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर वुमेन। क्लियर। तो बेथुन स्कूल was founded by JED Bethune, clear, JED Bethune for women's education, for women's education, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि थर्ड पॉइंट में ना कि जो इंडियन एडुकेटर्स है उनको इंडिपेंडेंस दे दिया गया था। जो इंडियन एडुकेटर्स थे ना वो पूरा ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो इंडिपेंडेंट इंडियन एडुकेटर्स, क्लियर। ये सब हम लोग इम्पैक्ट देखना है, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच का। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम लोग का ये हो गया। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लोग का सेटअप हो चुका था। अच्छा, और एक चीज़ लिखिए, जो 1857 में ना यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश किया गया था इन दी बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। तो इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, क्लियर, यूनिवर्सिटीज़ वेर established, यूनिवर्सिटीज़ वर established, क्लियर। अच्छा, इसके बाद और आपका एक इम्पॉर्टेंट आ जाएगा, जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा हम लोग को मैंने वहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था हम लोग का इंडियन एजुकेशन। तो जो ब्रिटिश इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम है ना वो स्विफ्टली जो है एक प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा था। क्लियर। जिसके कारण जो हम लोग का यूरोपियन हेड मास्टर है, प्रिंसिपल्स हो गया, इस जो स्कूल और कॉलेजेस का जो हेड मास्टर या प्रिंसिपल रहता था ना वो हम लोग का यूरोपियन रहता था, जिसके कारण जो हम लोग का जो सिस्टम है पूरा वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे मेंशन कीजिए दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोपियंस एज headmaster, clear, and principals and principals, clear, principals in school and colleges, in schools and colleges, clear, westernization on education was seen,
westernization on education was seen। क्लियर। तो ये हम लोग का कुछ इम्पैक्ट था ऑफ दी चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था। इसके बाद ना हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद हम लोग का हंटर कमीशन भी आया था 1884 में। क्लियर। ये हम लोग का शायद थर्ड था ना, थर्ड था हाँ। तो फोर्थ में आ जाइए हम लोग का हंटर कमीशन, COMMISSION, हंटर कमीशन। क्लियर। इन 1884। इसमें क्या देखने को मिला था, ये जो जितना भी एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है ना उसको एग्जामिन करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। तो वॉज सेटअप टू एग्जामिन द एजुकेशन सिस्टम, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग आता है थॉमस रेलिक कमीशन, थॉमस रेलिक, ठीक है, थॉमस रेलिक कमीशन। कब आया था थॉमस रेलिक कमीशन? तो हम लोग का ये आया था इन 1904। क्लियर। इसमें क्या बोला गया था ना, ये इस्टेब्लिश हुआ था टू एग्जामिन दी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना उसको एग्जामिन करने के लिए इंडिया में, जिसके कारण जो हम लोग का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भी आया था। ठीक है। तो वॉज सेटअप टू एग्जामिन दी universities, okay, to examine the universities, which led to uh, Indian University Act, Indian University Act, ठीक है, 1904। ठीक है। इसका हम लोग का आता है रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। ये कब आया था हम लोग का पॉलिसी? तो ये हम लोग का आया था 1913 में। इसमें आप ना ये मेंशन कीजिए कि इस पॉलिसी में ना जो गवर्नमेंट था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बोला था। क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट क्लियर एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड the responsibility clear of removal of illiteracy and urged the provincial government and urged the provincial government to provide free elementary education, to provide free elementary education। क्लियर। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग आता है 7th नंबर में ना सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। क्लियर। ये कब आता है हम लोग का? तो इन 1917। इसमें क्या बोला गया था, जो इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वर्किंग कैसा हो रहा है ना उसको एग्जामिन करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। तो वॉज सेटअप टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ Calcutta University।
ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। लिया। अच्छा, इसके बाद फिर 7 हो गया। 8 में आ जाइए आप कि हर्टॉग कमीशन आया था एक, ठीक है, या हर्टॉग, सॉरी, HAR। वन सेकेंड, अरे यार इसको क्या हो गया, छोड़िए, यहाँ देखिए आप, हर्टॉग कमीशन, ठीक है। ये जो हम लोग का एडुकेशन जो है ना, डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन कैसा हो रहा है इंडिया में, उसको एग्जामिन करने के लिए ये हर्टॉग कमीशन बनाया गया था। तो वॉज एस्टेब्लिश्ड टू एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एडुकेशन इन इंडिया। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का 8 हो गया। 9th में आप आ जाइए, तो सर्जेंट प्लान बनता है यहाँ पे एक हम लोग का, SERGEANT, सर्जेंट प्लान, क्लियर, ऑन एडुकेशन इन 1944। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो एडिक्वेट टेक्निकल कॉमर्शियल या आर्ट्स एडुकेशन है ना, उसको रिकमेंड इसमें किया गया था। तो इट रिकमेंडेड एडिक्वेट टेक्निकल कॉमर्शियल एंड आर्ट्स एडुकेशन। क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का जितना भी हम लोग का डिफरेंट इम्पैक्ट्स था ना, वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। क्लियर। और क्या क्या हम लोग का यहाँ पे डिफरेंट जो कमीशंस वगैरह फॉर्म हुआ था, वो हम लोग यहाँ पे देख लिया। अच्छा, इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रीजंस था फॉर द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एडुकेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या क्या रीजंस था फॉर द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एडुकेशन बाय द ब्रिटिश ना, वो हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बोल सकते हैं कि ब्रिटिश रूल को ना ग्लोरीफाई करने के लिए इंग्लिश एडुकेशन को ब्रिटिशर्स जो है ना वो फैला रहे थे। क्लियर। तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टू ग्लोरीफाई द ब्रिटिश रूल। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का ये समझ में आ गया ना, क्या ग्लोरीफाई मतलब जो ब्रिटिश रूल है ना उसको बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए ना वो लोग इंग्लिश या जो इंग्लिश एडुकेशन है ना उसको वो लोग बढ़ावा दे रहा था। ठीक। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो लो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में उसको फिल करने के लिए, तो फिलिंग द लो पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा था हम लोग का, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसका जो लोअर पोस्ट रहता था वही सिर्फ इंडियंस के लिए रिजर्व रहता था, और जो हायर पोस्ट था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स जो है उसको कैप्चर करके रखा था। तो अब जैसे इन लोग को अगर लोअर पोस्ट पे भी अगर रखना है किसी को, तो उनको एटलीस्ट इंग्लिश का एडुकेशन होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे ना, लो कॉस्ट सप्लाई देके इंडियंस को एडुकेट कर रहे थे, ताकि वो अपना जो लोअर पोस्ट है ना उसको वो, या सबऑर्डिनेट पोजीशन जो है उसको वो फिलअप कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस एडुकेटेड इंडियंस। ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेन रीज़न हम लोग का और एक हो सकता है, मैंने था एक पैसिफाइंग मिशनरीज। ठीक है। तो पैसिफाइंग मिशनरीज क्लियर। इसमें क्या था, हम लोग का जो मिशनरीज है ना उनको प्रमोट किया जाता था फॉर द एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न एडुकेशन, प्राइमरली फॉर प्रोसिलिटाइजिंग पर्पसेस। ठीक है, मतलब अपना बेसिकली ना क्रिश्चियनिटी को वो प्रमोट करने के लिए ये लोग जो है इंग्लिश एडुकेशन को ये प्रमोट कर रहे थे। क्लियर। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड, क्रिएटिंग मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था ना, हम लोग का जो एडुकेटेड इंडियंस थे ना
वो जो ब्रिटिश का मार्केट है उसको बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते वो। तो ये सोच के जो है ब्रिटिशर जो है इंग्लिश एडुकेशन को वो प्रमोट कर रहे थे इन इंडिया। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप लोग 3 4 हुआ, फिर आप लोग और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि और एक अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग अथॉरिटी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है ना, जो पॉलिटिकल डोमिनेंस का जो पिलर है उसको फोर्टिफाई करने के लिए इंडिया में जो है इंग्लिश एडुकेशन को स्प्रेड किया जा रहा था, ताकि जो भी पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो बनाया जा सके और इंडिया में जो है ना अपना दबदबा एक कायम कायम करके रखा जा सके। क्लियर। ये सब कुछ हम लोग का पॉइंट्स था, या आप बोल सकते हैं कि मेन रीजंस था फॉर द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एडुकेशन बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, तो असेसमेंट ऑफ ब्रिटिश एफर्ट्स ऑन एडुकेशन। ठीक है। असेसमेंट कैसे वो लोग किए थे, तो सबसे पहला आप बोल सकते हैं कि एडुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर ये लोग स्टार्ट किए थे। तो वो क्या था हम लोग का, एडुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर। ये क्या हम लोग का, तो इसमें ना इंग्लिश एडुकेशन जैसे स्टार्ट हुआ था ना, तो एक सेपरेट रोल ऑफ एडुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका था, जो कि हम लोग का एडुकेशन सिस्टम को ना पूरा ही चेंज कर चुका था और यहाँ पे इसमें एंटर हो चुका था इन इंडियन एडुकेशन सिस्टम। क्लियर। तो एज एडुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर ये देखने को मिल रहा है हम लोग को। फिर अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल एडुकेशन में इग्नोरेंस दिया जा रहा था। ठीक है। तो इग्नोरेंस टू टेक्निकल एडुकेशन, टेक्निकल एडुकेशन। क्लियर। जो साइंस वगैरह या टेक्नोलॉजी का जो भी हम लोग का टेक्निकल एडुकेशन था ना, उसको छोड़ के ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सिर्फ हम लोग का जो इंग्लिश को कैसे इंटरप्रेट करना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सब पे जो मैक्सिमम हम लोग का फोकस था। और उस टाइम तक सिर्फ जो है ना मेडिकल कॉलेज सिर्फ 3 जगह था, कहाँ कहाँ, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। क्लियर। 1857 तक में। और गुड इंजीनियरिंग कॉलेज था ना, वो सिर्फ हम लोग का रुड़की में था। क्लियर। जो कि हम लोग का सिर्फ यूरोपियंस और यूरेशियंस जो थे ना वही लोग सिर्फ एक्सेस कर सकते थे, नॉट इंडियंस। क्लियर। तो यहाँ पे टेक्निकल एडुकेशन का भी इग्नोरेंस देखने को मिल रहा था हम लोग को। फिर आ जाइए हम लोग का नेग्लेक्टिंग मास एडुकेशन, नेग्लेक्टिंग मास एडुकेशन। इसमें क्या होता है ना, कॉलोनियल रूल के अंडर में जो मास एडुकेशन है उसको नेग्लेक्ट करके ना सिर्फ एक अर्बन एडुकेटेड एलाइट को क्रिएट करने का इन लोग का मेन मोटिव था। क्लियर। और जिसके कारण ना जो बीच में रूलर और रूल्ड के बीच का जो इंटरप्रेटर है ना, उसके जैसे वो लोग एलाइट क्लास जो है वो लोग काम करते थे। क्लियर। रूलर यहाँ पे ब्रिटिशर्स हो गया और रूल्ड यहाँ पे जो अनएडुकेटेड इंडियंस हो गए। क्लियर। और बीच में एज अ इंटरप्रेटर जो है ये जो अर्बन एडुकेटेड एलाइट थे ना, वो लोग एज अ मीडिएटर काम करते थे या इंटरप्रेटर काम करते थे। क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अनइम्पैक्ट या अनइवन इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एडुकेशन, ऑफ इंग्लिश एडुकेशन। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था हम लोग का, जो इम्पैक्ट था ना इंग्लिश एडुकेशन का वो एकदम इवन नहीं था, और जो लिटरेसी और एडुकेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका था इन टाउन्स। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। ठीक है। विलेजेस तक ये इंग्लिश एडुकेशन पहुंच ही नहीं रहा था, इसलिए अनइवन इम्पैक्ट भी हम लोग को देखने को मिल रहा था यहाँ पे। फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वुमेन्स एडुकेशन है ना उसको इग्नोरेंस मिल रहा था, इग्नोरेंस टू वुमेन एडुकेशन। क्लियर। तो यहाँ पे जो साइंस या सॉरी जो एक वुमेन्स थे ना, उनका जो भी एक जो कम्युनिटी था या मास ऑफ जो वुमेन्स है ना, उनको लार्जली वे में इग्नोर किया जा रहा था इन द मीन्स ऑफ एडुकेशन। क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो ऑर्थोडॉक्स पोजीशन है ना उसको दोबारा से रीसेट होगा या अपसेट हो, वो ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे। तो ऑर्थोडॉक्स पोर्शन जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए वो लोग वुमेन्स का जो एडुकेशन है ना उसको वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। क्लियर। फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेग्लेक्टिंग हो गया, यूनिवर्सल एक्सेस टू एडुकेशन नहीं था। ठीक है। नो यूनिवर्सल एक्सेस
टू एडुकेशन। क्लियर। तो यहाँ पे ना कोई भी नॉर्म्स, ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं था जो कि एडुकेशन दे सके, जो कि गवर्न करे बाय द ट्रेडिशनल ऑफ ईच लोकेलिटी। क्लियर। और यहाँ पे जो स्टेट था वो सिर्फ वो पर्टिकुलरली एक ही एस्पेक्ट को वो लोग माइंड में रख के ना पूरा ये जो एडुकेशन सिस्टम है ना उसको गवर्न कर रहा था कि हम लोग को सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लास को एडुकेट करना है। क्लियर। और मैंने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मासेस को ना इग्नोरेंस मिल रहा था फ्रॉम दिस ब्रिटिश एफर्ट्स। क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग का है। तो ये हम लोग का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि हम लोग का असेसमेंट ऑफ द ब्रिटिश एफर्ट्स ऑन एडुकेशन के बारे में था। क्लियर, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश एडुकेशन का, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो हम लोग को जो है ना नेशनल कॉन्शियसनेस का राइज देखने को मिला था। ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक, इसमें राइज में क्या हो रहा था ना, जो फ्रेश आइडियाज़ था, जैसे कि हम लोग का फ्रीडम क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ये सब जो है ना आस्ते आस्ते जो है जो लोग इंग्लिश पढ़ना सीख गया था ना, वो लोग बाहर का जो बुक्स वगैरह है या बाहर का जो नॉलेज है ना, उससे वो लोग पढ़ के जो अपने अंदर थोड़ा सा ये नेशनल कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ चुका था। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो बोल सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्ट, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्ट। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था, हम लोग का जो इंग्लिश बुक्स है और जो न्यूज़पेपर है ना, वो बहुत सारा आइडियाज़ जो है जो फॉरेन में यूज़ किया जाता था, ठीक है, या डिफरेंट कंट्रीज़ में जो यूज़ किया जाता था, उसको अदर कंट्रीज में जो यूज़ किया जाता है उसको इंडिया में बहुत ही ज़्यादा उसका प्रचलन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, उसका क्रेज़ देखने को मिला था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का। ठीक है। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एडुकेटेड मिडिल क्लास का राइज हो गया था, राइज ऑफ एडुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक, इसमें जो है ना इसके कारण एक न्यू क्लास ऑफ पीपल स्टार्ट देखने को मिला था हम लोग को, जो कि लेटर ब्रिटिश को गवर्नमेंट में ना, ब्रिटिश के गवर्नमेंट में उन लोग को हेल्प कर रहा था एज मेनी इन कंट्रोलिंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। फिर हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में कि पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स का भी राइज देखने को मिला, राइज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक ब्रीड ऑफ एडुकेटेड पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा था, और सोशल रिफॉर्मर्स जो है ना, जो कि इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे थे इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे हम लोग का पॉलिटिकल लीडर्स का भी राइज देखने को मिल रहा था आफ्टर दिस ब्रिटिश एडुकेशन। क्लियर। फिर सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी आने लगा था, सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी। अब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जब एडुकेटेड हो गए थे ना, तो वो लोग के मन में ये आने लगता था कि हम लोग भी तो सेम पढ़े लिखे हैं, सेम एडुकेशन हम लोग के पास है, बट हम लोग इतना इन्फीरियर क्यों है इन ब्रिटिशर्स से। तो ये सेंस ऑफ एक इन्फीरियोरिटी आने लगा था। जैसे कि महात्मा गांधी है ना, वो आर्ग्यू किए थे कि कॉलोनियल एडुकेशन है, इसके कारण एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी आ गया था इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, जिसके कारण जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को सुपीरियर देखने लगा था सब कोई, और जो अपना खुद का कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, प्राइड डिस्ट्रॉय हो चुका था इंडियंस का। ठीक है, तो अब ये हो गया हम लोग का। फिर और बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का मास को कनेक्टिंग मासेस। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिल रहा था हम लोग को, जो न्यूज़पेपर वगैरह जो पब्लिश हो रहा था, पैम्पलेट्स जो है ना, ये सब के कारण डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल या डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है ना, वो लोग पढ़ के थोड़ा सा अवेक हो रहे थे, उन लोग को उन लोग के बीच में जागरूकता फैल रहा था, और जो मासेज है ना वो अच्छे से अवेक हो रहे थे, जिसके कारण जो हम लोग का जो मासेज के बीच में कनेक्शन अच्छा, मैंने बॉन्डिंग अच्छा बैठना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स था जो कि हम लोग का ब्रिटिश एडुकेशन के कारण देखने को मिल रहा था इन इंडिया। क्लियर। अच्छा, इसमें ना और आप एक चीज़ मेंशन कीजिए कि
मिशनरीज जो है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज, उनका रोल बढ़ चुका था। तो इंक्रीज रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज क्लियर, ये हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो वुमेन एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है ना हम लोग का, तो सबसे पहला तो देख लेते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी है ना, उनका क्या रोल था इन वुमेन एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रोल ऑफ, ठीक है, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। इसमें क्या है ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका मेन इंटरेस्ट था इन एडुकेटिंग गर्ल्स। क्लियर, तो इनका आप लोग ऐसे लिखिए, रुक जाइए। तो टुक इंटरेस्ट इन एडुकेटिंग गर्ल्स। क्लियर, इसके बाद बोल सकते हैं जो रॉबर्ट में ना, एक क्रिश्चियन मिशनरी था जो कि 1814 और 15 में इस्टेब्लिश किया था एक स्कूल चिचुरा में, जो हम लोग का हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल का। क्लियर, और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जो है ना फीमेल एजुकेशन को वहाँ पे अच्छे से उसको सर्व किया जा रहा था। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कीजिए दैट रॉबर्ट में, क्लियर, क्रिश्चियन मिशनरी था ये, क्रिश्चियन missionary established several schools in 1814 and 1815। clear, in the चिसुरा या चिसुरा बोला जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग का आता है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, हुगली डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, which served education to females। क्लियर, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सोशल रिफॉर्मर्स का क्या रोल था। तो सोशल रिफॉर्मर्स में जैसे हम लोग का ब्रह्मो समाज आ गया। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज, इसका ब्रह्मो समाज का मेन क्या इसका काम था ना, तो ये जर्नल्स वगैरह जो प्रमोट करता था, ठीक है, लिखता था, फिर आर्टिकल्स वगैरह में ना सब वुमेन्स एजुकेशन का प्रमोशन के लिए इसमें बात किया जाता था। क्लियर, फिर बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग का सावित्री बाई फुले, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बोला जाता है, कि इनको बोला जाता है ना कि एज अ पायनियर इन वुमेन एजुकेशन यही थी सावित्री बाई फुले। और इनके हस्बैंड थे जो सोशल रिफॉर्मर थे, ज्योतिराव फुले, नाम सुने होंगे दोनों का, जो कि ना बोला जाता है कि इंडिया का फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स जो है ना भीरेवाड़ा में, ठीक है, भीरेवाड़ा जो है पुणे सिटी में 1848 में स्टार्ट की थी, और ये फर्स्ट टीचर बनी थी। क्लियर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस्टेब्लिश्ड, या ऑल्सो नोन एज, ऐसे लिखिए, ऑल्सो नोन एज पायोनियर। ठीक है, पायोनियर कौन होता है, जो कोई चीज़ इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, पायोनियर इन वुमेन्स एडुकेशन क्लियर, शी with her husband with her husband ज्योतिराव फुले established the first, clear, Indian school for girls। clear, for girls, भीरेवाड़ा
क्लियर, इन पुणे सिटी, इन पुणे सिटी, क्लियर, इन 1848, 1848, क्लियर, and she also became the first teacher, became the first teacher, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग के ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्लियर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ना, ये कलकत्ता में बहुत सारा ऐसा रिफॉर्म्स लेके आए थे, और बॉम्बे में जो है ना ये स्कूल्स वगैरह, स्कूल्स फॉर गर्ल्स जो है सेटअप किए थे, क्लियर। तो सोशल रिफॉर्मर्स हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल था, क्लियर, इन वुमेन एजुकेशन। तो रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्लियर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल था ना, यहाँ पे सबसे पहला तो हम लोग का जो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच आया था 1854 में, क्लियर, जिसके बारे में हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, ये डिस्पैच ऑफ 1854, क्लियर। ये जो है ना फोकस किया था वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर, इसमें वो चर्चा किया गया था, बोला गया था। फिर हम लोग का आया था हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन में क्या बोला गया था, इसमें भी मेन एम्फोसिस दिया गया था ऑन द नीड ऑफ फीमेल एजुकेशन इन 1881 में, ये 1881 में। अच्छा, हंटर एजुकेशन हुआ। फिर हम लोग का आता है हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी है ना, उनके पास 1875 तक ना वो किसी भी गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए परमिट नहीं देते थे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता था। लेकिन 1882 के बाद जो है ना गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया गया था फॉर दी हायर एजुकेशंस, ठीक है। फिर हम लोग आज यहाँ पे जो मिनिमम मैरिजेबल एज है ना उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया था, इंक्रीज इन द मिनिमम मैरिजेबल एज, ठीक। जो इसमें फीमेल एजुकेशन का जो मेन कॉज था ना वो बेनिफिट था, मैंने ग्रेटली बेनिफिट था फ्रॉम द इंक्रीज इन मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स, क्योंकि अगर एज ऑफ गर्ल्स जो शादी का जो उम्र रहता है ना उसको अगर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो गर्ल्स है ना वो एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगी, और उससे जो है वुमेन्स एजुकेशन में प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, को प्रमोशन मिलेगा इसमें। इसलिए जो है हम लोग का मिनिमम मैरिजेबल एज को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या टाइमलाइन था ऑफ द डेवलपमेंट, इसमें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइमलाइन ऑफ डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था, टाइमलाइन ऑफ डेवलपमेंट, क्लियर। तो यहाँ पे ना सबसे पहला तो हम लोग का 19th सेंचुरी में ना, थ्रू आउट 19th सेंचुरी हम लोग का क्या देखने को मिल रहा था, तो थ्रू आउट 19th सेंचुरी, क्लियर। जो मोस्ट वुमेंस थी ना वो या एडुकेटेड वुमेंस थी, उनको घर पे ही पढ़ाया जाता था, क्लियर, बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स, क्लियर। उसके बाद क्या देखने को मिला, लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री में, लेटर या दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में, लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री, इसमें जो है ना गर्ल्स के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया जा रहा था बाय द आर्य समाज, पंजाब में हुआ। ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र में किए, ठीक है, अपने वाइफ के साथ, सावित्रीबाई फूले के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखने को मिलता है, जो 20th सेंचुरी में क्या कैसा था, अर्ली 20th सेंचुरी, इसमें क्या था हम लोग का, तो जो मुस्लिम वुमेंस हो गई ना, जैसे बेगम ऑफ भोपाल हो गई, जिनका एक बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट रोल बोला जाता है इन प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। ये जो है ना, जो हम लोग की मुस्लिम वुमेन, जो ये बेगम ऑफ भोपाल जो थी ना, ये प्राइमरी स्कूल स्टार्ट की थी गर्ल्स के लिए एट अलीगढ़, ठीक है।
जो कि एक बहुत ही मैंने रिमार्केबल बोला जाता है, बेगम रुकिया शेखावत हुसैन, ठीक है। ये एक स्कूल स्टार्ट की थी मुस्लिम गर्ल्स के लिए इन पटना एंड कैलकाटा, क्लियर। उसके बाद हम लोग का यहाँ देखते हैं कि बाई दी 1880s कैसा था उस टाइम का माहौल। तो इंडियन वुमेंस जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री उनको मिलने लगा था, इंडियन वुमेंस को, क्लियर। आफ्टर दिस हम लोग का हंटर कमीशन, ठीक है। नहीं सॉरी, ये हायर एजुकेशन इससे जो बताए थे, ठीक है। जो तो यहाँ पे 1880s के बाद जो है ना वुमेंस को हायर एजुकेशन के लिए अलाउ परमिट दे दिया गया था। और कुछ उसमें उनमें से ना कुछ को डॉक्टर्स भी, डॉक्टर के फॉर्म में भी ट्रेन किया जा रहा था और कुछ टीचर्स भी बने थे। और बहुत सारे जो वुमेन्स है ना वो अपना क्रिटिकल व्यूज़, ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी के बारे में लिखना और पब्लिश करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, बाय द 1880s। इसके बाद हम लोग का 19th सेंचुरी के ख़त्म एंड में, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, इसमें कैसा क्या देखने को मिल रहा था यहाँ पे। तो वुमेन्स है ना वो खुद ही एक्टिवली वर्किंग मैंने पार्टिसिपेट कर रही थी फॉर द रिफॉर्म्स, और बुक्स लिख रही थी, मैगजीन्स एडिट कर रही थी, स्कूल्स वगैरह फाउंड कर रही थी, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह, ये सब में जो है ना वुमेन्स का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखने को मिला था। वुमेन्स का एसोसिएशन भी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है। फिर हम लोग का अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी, फ्रॉम द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल रहा था, जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप जो है ना वो बनना शुरू हो गया था टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज के लिए ना, मतलब जो राइट टू वोट रहता है उसके लिए लॉ बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा था। और इसके कारण और हम लोग का बेटर हेल्थ केयर के लिए और एजुकेशन फॉर वुमेन, ये सब के लिए जो है ना लॉ क्रिएट करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा था यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का 20th सेंचुरी में, इन दी 20th सेंचुरी, इसमें क्या हो रहा था, हम लोग का लीडर जैसे हम लोग का जवाहरलाल नेहरू जी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, ये जो है ना अपना सपोर्ट को जो है ना फॉर ग्रेटर इक्वलिटी डिमांड करना शुरू कर दिए थे, और वुमेंस का फ्रीडम भी मांगना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण हम लोग का जो फीमेल एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छे से प्रमोट हो रहा था, क्लियर। तो ये हम लोग का टाइमलाइन था ऑफ द डेवलपमेंट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, तो सोशल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय वेरियस गवर्नर्स एंड वाइसरॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है ना आपका सीजीएल, अगर आप लोग अगर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, और यूपीएससी स्टेट पीसीएस में तो इसमें से क्वेश्चंस आपका बनेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड डलहौसी के बारे में देखते हैं, ठीक है, डलहौसी, ये वाइसरॉय कब से कब तक थे, 1848 से 1856 तक थे, क्लियर। और ये क्या क्या चीज़ किए थे हम लोग का, तो विडो रीमैरिज एक्ट को हटाए थे, ठीक है, विडो विडो रीमैरिज हटाए नहीं थे, मतलब स्टार्ट किए थे ये विडो रीमैरिज एक्ट, कब, 1856 में, क्लियर। और क्या किए थे ये, स्टार्टेड द कॉज ऑफ फीमेल, स्टार्टेड मत लिखिए यहाँ पे ना, आप ये लिखिए वॉज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, ठीक है। डलहौसी हो गया। फिर इसके बाद हम लोग एलन बॉर्ग के बारे में देख लेते हैं। एलन बॉर्ग, ठीक है। ये वाइसरॉय कब से कब तक था, तो 1842 से 1844 तक, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना जो स्लेवरी था उसका एबोलिशन ये किया था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का विलियम बेंटिक, ठीक है। ये हम लोग का वाइसरॉय कब से कब तक था, तो 1828
1828 से 1835 तक। क्लियर। और ये क्या किया था, इस जो है ना तीन चार चीज़ यहाँ पे किया था। सबसे पहले तो लॉलेसनेस है ना, उसका ख़त्म किया था, उसको ख़त्म किया था, एबोलिशन ऑफ लॉलेसनेस। क्लियर। फिर हम लोग का एबोलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, एबोलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। क्लियर। फिर हम लोग का एबोलिशन ऑफ सती, एबोलिशन ऑफ सती। क्लियर। एंड अदर क्रूअल राइट्स, एंड अदर क्रूअल राइट्स। ठीक है, 1829 में। अच्छा, ये हो गया। फिर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड और जो ठगी था ना, उसको ये सप्रेस किया था। तो सप्रेशन ऑफ फीमेल, ये ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ठीक है, 1830 में। तो ये विलियम बेंटिक के बारे में हो गया। अच्छा, फिर हम लोग हार्डिंगे या हार्डिंज, कुछ भी बोलिए। ये वाइसरॉय कब से कब तक था, 1844 से लेके 1848 तक। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था ना, तो ये क्या किया था, एबोलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस ये भी किया था, एबोलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। क्लियर। तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स हो गया, जो कि वेरियस गवर्नर्स और वाइसरॉयज के द्वारा जो है ना लिया गया है यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स फॉर सोशल कॉजेज टिल 1947। क्लियर। तो इस ये भी इंपॉर्टेंट हम लोग का बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे आप लोग बहुत अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है ना, उसका एबोलिशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्लियर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक जो है एक लॉ बनाया गया था, जो कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म कर रहा है इन 1870 में, और उसको पास किया गया था टू चेंज, ठीक है, टू चेंज हाउ इंडियन कल्चर वॉज परसीव्ड। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, या और एक चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, दैट बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो 1795 और 1804 में जो आया था ना, उसमें हम लोग का ये लिखा गया था, जो हम लोग का फीमेल न्यूबॉर्न को मारना ना एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बंगाल और रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट 1795 एंड 1804। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का एबोलिशन ऑफ सती, एबोलिशन ऑफ सती। क्लियर। इसमें क्या हो रहा था, हम लोग का जो कल्पेबल होमिसाइड है ना, उसको रेगुलेशंस के थ्रू उसको ख़त्म कर दिया गया था बाय, ठीक है, ये रेगुलेशन के थ्रू जो भी अगर सती अगर कर रहा है, प्रैक्टिस करता था ना, तो उसको गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड उसको बोल दिया जाता था। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का जो है ना बंगाल सती रेगुलेशंस आया था 1829 में, बंगाल सती रेगुलेशंस। क्लियर। बंगाल सती रेगुलेशंस 1829। इसमें क्या हुआ था ना, 1829 में जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उस टाइम, जो विलियम बेंटिक, वो एक बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 में पास किया था, जो कि सती को इलीगल घोषित कर दिया था इन ऑल द ब्रिटिश इंडिया। क्लियर। अच्छा, इसके बाद बोल सकते हैं कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी देखने को मिला था हम लोग को, एबोलिशन ऑफ
स्लेवरी। क्लियर। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, जो 3 एक्ट इसमें आया था हम लोग का, ठीक है, जिसमें हम लोग का स्लेवरी का को ख़त्म करने के लिए ना हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। सबसे पहला हम लोग का जो चार्टर एक्ट 1813 का था ना, उसमें मेंशन था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 नहीं 33। ठीक है। इसमें स्लेवरी को एज अ आउटलॉड इन इंडिया में घोषित किया गया था। फिर हम लोग का आया था एक्ट 4, सॉरी एक्ट 5, ठीक है, ऑफ 1843। क्लियर। तो इस एक्ट के द्वारा ना जो प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी है उसको क्रिमिनलाइज किया गया था। ठीक। देन आता है हम लोग का पिनल कोड ऑफ 1860, पिनल कोड ऑफ 1860। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो स्लेव्स है ना उनको प्रोहिबिट किया गया था, उनको मैंने ट्रेड करने से उनको प्रोहिबिट किया गया था बाय द पिनल कोड ऑफ 1860। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। क्लियर। तो इसमें क्या क्या हम लोग का रिफॉर्म्स आया था, सबसे पहले तो हम लोग का एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ना, उसको यहाँ पे लाया गया था। तो एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें बीएम मलबारी थे, उनके एफर्ट के कारण ना जो 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था ना उसको फॉरबेट कर दिया गया था फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स यंगर देन 12 ईयर्स। क्लियर। और इसको पास किया गया था, मतलब 12 साल से कम किसी भी लड़की का शादी नहीं किया जा सकता है। क्लियर। फिर हम लोग का आ जाता है यहाँ पे नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज, नेटिव मैरिज एक्ट। क्लियर। या सिविल मैरिज एक्ट। क्लियर। ऑफ 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 1872। ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, जो इसमें ना एक लेजिस्लेशन को इनैक्ट किया गया था जिसमें चाइल्ड मैरिज जो है ना वो हाईली कंस्ट्रेंट था उसमें, बिकॉज इट डिड नॉट कवर्ड मुस्लिम और हिंदू। ठीक है। या कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट इसमें नहीं किया गया था। वो बोला गया था वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाइल्ड मैरिज किसी में भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम लोग का आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है। तो मैरिज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट एक्ट, क्लियर, ऑफ 1929। ठीक है। इसमें ये बोला गया था ना, इसको ऑल्सो नोन एज, आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट ऑल्सो नोन एज शारदा एक्ट। ठीक है। इसमें ये बोला गया था ना कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मैरिज है ना वो 14 होना चाहिए गर्ल्स के लिए और 18 होना चाहिए बॉयज़ के लिए। ठीक है। तो इसमें भी एज का जो है यहाँ पे हम लोग का एज के बारे में बोला गया था। क्लियर। अच्छा, और एक हम लोग का यहाँ पे विडो रीमैरिज को लेके भी ना हम लोग का यहाँ पे आया था। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए कि, एक मिनट, हाँ, विडो रीमैरिज। क्लियर। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, तो सबसे पहला आता है हम लोग का हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। क्लियर। तो इसमें सबसे पहला आता है हम लोग का हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। क्लियर। इसमें क्या हुआ था ना, इसके कारण जो रीमैरिज जो है ना हिंदूज का उसको लीगलाइज कर दिया गया था इसमें हम लोग का। क्लियर। इस एक्ट के तहत। फिर हम लोग का आता है राइट्स एंड इनहेरिटेंसेस, राइट्स एंड इनहेरिटेंसेस। ठीक है। इसमें इस एक्ट के थ्रू ना हम लोग को बहुत सारा ऐसा राइट्स था और इनहेरिटेंस था ना जो कि विडोज़ को प्रोवाइड किया गया था कि मैंने जो उनको फर्स्ट मैरिज के टाइम में जो भी राइट्स या इनहेरिटेंस था ना वो उनको दोबारा रीमैरिज के टाइम में भी प्रोवाइड कराया जा रहा था। ठीक है, अंडर दिस विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है। तो इसमें हम लोग का सब डिस्कशन हो चुका है, प्रोहिबिशन ऑफ ये, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस और
ये, ठीक है। तो हो गया हम लोग का जो भी डिस्कशन था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और जो भी पॉलिसीज़ था ना, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, वो भी हम लोग का यहाँ पे डिस्कशन हो गया, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है, ठीक है, ये गारंटी है। और इसमें हम जो भी बताएं उसका आप लोग प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब चैनल के आप बायो में जाइएगा ना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। और हाँ बस ठीक है, इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। क्लियर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।